तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है जो सेट है, और इसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो के पहले हो चुका है, जाकर वहाँ पे आप देख सकते हो। और उस वीडियो को देखने के बाद और क्लैरिटी आ जाएगी इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो बढ़ते हैं। सेट का मतलब क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। देखो, सेट का मतलब होता है कि आप एक कलेक्शन कर रहे हो और अब कलेक्शन करोगे किसी ऑब्जेक्ट का। सिंपल सी बात है, आप कोई भी कलेक्शन करोगे तो किसी वस्तु का ही तो करोगे। तब वस्तुओं के समूह, बट जो वस्तु है ना सुपरिभाषित होना चाहिए। आप के माइंड में अगर समुच्चय कोई बोल रहा है ना तो तुरंत खटक जाना चाहिए कलेक्शन। क्या चलना चाहिए? कलेक्शन। तो कलेक्शन किसका करना है कि ऑब्जेक्ट का करना है? किसका करना है? ऑब्जेक्ट का करना है। और वस्तु वैसा वस्तु होना चाहिए, उस वस्तु का कलेक्शन करना है जिसको हम डिफाइन भी कर दें। आप ऐसे उटपटांग कोई चीज लेकर आप कलेक्शन नहीं कर रहे तो ही बेटर है। आप एक ऐसा वस्तु का कलेक्शन करना है जो वेल डिफाइंड हो। आप मतलब उसको डिफाइन भी कर सकते हो और बाकी भी डिफाइन करे। हमारी ही जवाब नहीं चाहिए, सभी के जवाब चाहिए यहाँ पे, तो ही सेट होगा। समझ में आ रहा है ना? मैं जैसे कोई बोल दे कि आप 10 से कम सम प्राकृत संख्या का समूह बताओ, तो तुम बोलोगे 10 से कम क्या होगा? 2, 4, 6, 8। अगर तुम इसका कलेक्शन कर देते हो, अगर दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो तो सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई इंसान बोल रहा है कि 10 से कम सम प्राकृत संख्या का एक कलेक्शन करो, समूह बनाओ, तो जो तुम्हारा जवाब यहां पर मिल रहा है 2, 4, 6, 8, तो बाकी इंसान का भी तो ये होगा, तुम्हारे बड़े भैया का भी तो ये होगा, तुम्हारे क्लास टीचर का भी तो ये होगा, तुम्हारे बड़ी दीदी का भी तो ये होगा। अरे जिस भी इंसान से पूछोगे तो सबका जवाब तो यही होगा ना। अरे बोलो, आप इसे डिफाइन भी कर सकते हो। ये सीधा बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर ये 10 से कम सम प्राकृत संख्या है। अरे बोलो, तो यहां पर क्या चीज समझ में आ रहा है कि कलेक्शन तो है, बट तो जिस वस्तु का आप कलेक्शन कर रहे हो ना, वो वस्तु डिफाइन भी होना चाहिए, डिफाइन भी होना चाहिए, और सारे लोग का जवाब एक होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप अपने हिसाब से आप इसको डिफाइन करके बोल दिए कि सर हम तो डिफाइन कर दे रहे हैं, बाकी करे या ना करे। नहीं, बाकी भी करना चाहिए उसको। सारे इंसान का सारे नजर से सही होना चाहिए, सारे एंगल से सही होना चाहिए, सारे क्षेत्र से सही होना चाहिए, तो इससे कहोगे उसको। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या बोलोगे? परिभाषा में क्या बोलोगे? मैं तुम्हें एक छोटी छोटी चीज भी सिखाऊंगा। कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मिस होगा। आप एक ना जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, और हीरो तक जाएंगे। तो इसको सीधा सा सीधा बोल देना कि, और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी इसका डेफिनेशन है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में तुमको एक ऐसा वर्ड दिख रहा हो जो थोड़ा सा अट टाइप का लग रहा होगा, तुम्हारे लिए तो खास है। अरे जो सुपरिभाषित सब देख रहे हो ना, तुम्हारे लिए ही खास है। मैं बता रहा था ना कि सारे इंसान से वो डिफाइन होना चाहिए, सारे इंसान से डिफाइन होना चाहिए, सारी नजर से परिभाषित होना चाहिए, हर एंगल से परिभाषित होना चाहिए। मतलब उसमें किसी भी तरह का नोक झोंक नहीं होना चाहिए।
तो आप उसे वेल डिफाइंड बोलते हो। मान लो कि आप किसी भी चीज को डिफाइन कर रहे हो लेकिन दूसरा का जवाब कुछ और है, मतलब उसको दूसरा इंसान उसको अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है, दूसरा इंसान उसको अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है, कोई और इंसान उसको अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है, तो वहां पर डेफिनेशन हम ये नहीं बोल सकते वेल डिफाइंड है। बात को समझ रहे हो ना? तो आप एक ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए सारे इंसान का सेम हो, सारे लोग का जवाब एक हो, तो आप उसे सुपरिभाषित बोलते हो। परिभाषित तो है बट सु इसलिए लगा गया है कि सारे हर क्षेत्र से, हर इंसान से, हर एंगल से वो परफेक्ट हो। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप एग्जाम्पल खुद से भी बना सकते हो, एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे मैं कोई तुमको डाटा कलेक्ट करने के लिए बोल दे कि जब जाओ भारत की नदियां का कलेक्ट करो, तो आप जाकर कर सकते हो। गए, जितने सारे भारत में नदी हैं आप उसका डाटा कलेक्ट कर लिए। जो तुम्हारा डाटा होगा, जो तुम्हारा कलेक्शन होगा, बाकी बच्चे का भी तो कलेक्शन वही होगा, बाकी बच्चे का भी कलेक्शन वही होगा। तो वहां पर वो भी हो सकते हैं भारत की नदियों का समूह, भारत की नदियों का समूह। अभी एग्जाम्पल दिए थे 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह। और बता सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह, स्वर अक्षरों का समूह। अरे भाई, जो मैंने आप एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, तो तुम एक चीज देख रहे हो, जो तुम्हारा जवाब होगा ना बाकी बच्चे का भी जवाब वही होना चाहिए। भारत की नदियों का समूह, सबका जवाब एक ही होगा। 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह, सबका जवाब एक ही होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह, सारे इंसान का जवाब एक ही होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल को आप सेट बोलते हो। समझ में आ रहा है? आइडिया क्लियर हो रहा है? अब देखो ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सेट तो समझ में आ गया, लेकिन इसका एक नोटेशन आप रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए ना। तो आप इसका एक संकेत है, जब भी आप इसका नोटेशन करना है, आप संकेत किसी भी तो भले हाँ आपके पास एक सेट आ गया, बट उस सेट को सूचित भी तो करना आना चाहिए। तो सेट को, समुच्चय को अगर मैं बोलूं कि इसका नोटेशन क्या होना चाहिए, नोटेशन ऑफ सेट्स, हिंदी में बोलोगे समुच्चयों का संकेत, समुच्चयों का संकेत। तो आप समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से आप सूचित करोगे। तो इसे समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। अगर मान लो कि कोई सेट है 1 2 3 4, तो ये 5 से कम प्राकृत संख्याओं का एक कलेक्शन है, समूह है।
तो इसको अगर संकेत देना चाहते हो तो आप अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी बड़ा अक्षर उठा लो, ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड, इसमें से कोई सी भी उठा सकते हो, लेकिन बड़ा लिखना है, बड़ा अक्षर से इसको सूचित करना है। तो ए से दिखाना पड़ेगा, इसको किस से दिखाना पड़ेगा? आप कोई भी यूज कर सकते हो ए बी सी डी, लेकिन बड़ा अक्षर होना चाहिए, बड़ा अक्षर होना चाहिए। इसका नोटेशन भी पता चल गया। अब आगे देखो, अगर जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर देख रहे हो ना, जो नंबर देख रहे हो ना, ये जो नंबर है ना, इसको आप एलिमेंट बोलते हो इंग्लिश वर्ड में, और हिंदी में आप अवयव बोलोगे। सिंपल सी बात है, अगर हिंदी में बोला जाए तो सीधा बोलोगे अवयव, और इंग्लिश में बोलोगे एलिमेंट, और इंग्लिश में एक और वर्ड है जो मेंबर बोल सकते हो आप, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, या हिंदी में सदस्य भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम हमारे एनसीईआरटी में अवयव का ही यूज किया जाता है, और सारे लोग ज़्यादातर हिंदी में अवयव और इंग्लिश में मैक्सिमम तुमको दिखेगा एलिमेंट। आप इससे आप बोल सकते हो, जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई वस्तु आकर बैठा हुआ है तो आप उससे एलिमेंट बोलोगे। क्या बोलना है? एलिमेंट। ठीक है, अब आगे आ जाओ। और ये तुम्हारा है संकेत, ये तुम्हारा है संकेत, तुम्हारा है संकेत। तो आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटा देता हूं। अब आगे देखो, एक सेट मान लो 1 2 3 है, 4 ले लो ना, क्या दिक्कत है। इसको आप दिखा रहे हो ए से। अगर कोई बच्चा अगर इस तरीके से लिख देता है 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो आप हमें बताओ क्या ये दोनों सेट अलग अलग हो गए? क्या ये दोनों सेम है? मतलब आप एलिमेंट को अरेंज कर रहे हो तो इसके पोजीशन में चेंज कर रहे हो, क्या तुम्हारा सेट बदल जाएगा कि वही रहेगा? क्या तुम्हारा सेट समुच्चय बदलेगा कि वही रहेगा? तो ध्यान से सुनना, आप एलिमेंट के पोजीशन को अगर चेंज भी कर रहे हो ना तो भी सेट वही का वही रहेगा, समुच्चय में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, तो ये दोनों यही है, कोई अलग सेट नहीं तैयार होगा, सेट वही रहेगा। आप सोच रहे हो कि आप एलिमेंट को इधर से उधर करके आप नया सेट बना लो, तो ऐसा नहीं होगा। आइडिया क्लियर? अब एक बच्चा आया कि बोला कि सर ये इस एलिमेंट जो बैठा हुआ है क्या इसको 2 बार भी लिख सकते हैं? क्या आप एलिमेंट को अगर सेट के अंदर रिपीट कर रहे हो, एक से अधिक बार लिख रहे हो, क्या उस सेट में हम ऐसा काम कर सकते हैं? तो कभी भी भूलकर भी आप सेट के अंदर एलिमेंट को कभी भी रिपीट मत करना, वरना क्राइम हो जाएगा। तो ऐसा करना अपराध है। आप समुच्चय के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हो, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, अब उससे अधिक नहीं लिखना एक बार से, ये दिमाग में होना चाहिए। ये रॉन्ग होता है, इसको काट लेना, काट लेना ऐसे, क्योंकि पता चलेगा कि गलत है। तो जो अभी 2 हमको नोट पॉइंट मिला इसको लिख लेते हैं, नोट में लिख लो। पहला कि इंग्लिश में ही लिख देता हूँ क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, दोनों में लिख लेता हूँ, चलो क्या दिक्कत है। बोलोगे रिपीटेशन नॉट allowed in the sets, मतलब समुच्चयों में
समुच्चय में आप रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है ही नहीं। दूसरा पॉइंट लिखोगे, अरेंजमेंट of the object in the sheet does not matter। आप सेट के अंदर आप अरेंज भी कर देते तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और सेट के अंदर आप एलिमेंट को रिपीट भी नहीं कर सकते हो। रिपीटेशन नॉट अलाउड इन द सेट। है ठीक है, आप इसे फटाफट नोट कर लो। तो बढ़ते हैं आगे। अब इस चैप्टर में, सेट चैप्टर में, क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ सिंबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में उस सिंबल का यूज होने वाला है। तो देख लेते हैं किस तरह का सिंबल है। तो सम इम्पोर्टेंट सिंबल, सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स। अब ध्यान से देख लो। एक ऐसा सिंबल होगा जो बोलोगे आप बिलोंग टू। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है, लेकिन इसका जो वर्ड है, शब्द जो इंग्लिश में मैंने लिखा है, आप इस शब्द का यूज करते हो। कहाँ पर यूज करते हैं, मतलब किसी भी हम लोकेशन से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप गांव से आ रहे हो या मार्केट से आ रहे हो या सिटी से आ रहे हो, तो आप बोलते हो कि आई बिलोंग टू विलेज का नाम लेते हो, आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू यूपी। तो आप किसी लोकेशन से शामिल हो या वहां से आ रहे हो तो आप बिलोंग का यूज करते हो। तो अगर कोई इंसान, मान लो फॉर एग्जांपल उसका घर बिहार में है, तो वो बोलोगे आई बिलोंग टू बिहार। बट अगर मैथ में यूज करना है, मैथ की लैंग्वेज से बताना है, उसको सीधा लगा देना है ऐसे साइन। अब आपको यहाँ पे बिलोंग टू बोलने की जरूरत नहीं है। बिलोंग टू बोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर मैथ में अगर इस सिंबल का यूज कर देते हो तो इसका मतलब वही है, आप बिलोंग की बात कर रहे हो। समझ क्लियर? अगर ये बच्चा अगर इस बिहार से नहीं आता है तो बोलेगा कि आई डू नॉट बिलोंग टू बिहार, आई डू नॉट बिलोंग टू बिहार। तो यहां पर काट देना, बस क्या करना है, काट देना है। अगर इस तरह का ई जैसा सिंबल देखे यहाँ पर ऐसा कटा हुआ हो तो इससे सीधा बोल देना डज नॉट बिलोंग टू। अगर कहीं पर भी मैथ में इस तरह का साइन मिले, इस साइन का मतलब है फॉर एवरी का मतलब क्या होता है? आप कोई काम, मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में टोटल 10 मेंबर हैं, तो आप उनके लिए काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो बोलो क्या बोलते हो? मैं सभी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए पैसा कमा रहा हूँ। तो आप मैथ में इसका यूज कर सकते हो, फॉर एवरी का इस साइन का यूज करोगे वहां पे, मतलब सभी के लिए, प्रत्येक के लिए। अगर इस तरह का साइन कहीं पे दिखे, आप इसको बोलोगे सच दैट। क्या बोलना है? सच दैट। और इसका हिंदी होता है इस प्रकार है कि। अगर कहीं पर भी ऐसा कोमा दिखे तो सीधा मैथ में उसको समझना कि ये एंड की बात हो रही है। एंड क्या बोलना है? एंड। अगर कहीं पर भी मान लो कि आपको ऐसा साइन दिख जाए
तो इसको बोलोगे देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, आप इस सिंबल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कुछ ऐसे सिंबल है ना जो इस चैप्टर में खास है, ए हो गया, ए हो गया, या ए हो गया, और ए टोटली पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये दोनों साइन आपको यूज करना है। और एडवांस लेवल पे जाओगे तो इस साइन का भी यूज करना पड़ेगा, फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट का। ठीक है, और सिंबल के बाद एक नोटेशन भी होता है, आप उससे भी पता करना पड़ेगा। नोटेशन का भी यूज क्वेश्चन में करना है, तो आपको नोटेशन का भी पता होना चाहिए। तो सम स्पेशल नोटेशन, सम स्पेशल नोटेशन, सम स्पेशल नोटेशन। जैसे कोई बोल दे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। एक जो सेट है, मान लो कि समूह है, कलेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन है, वो प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन है, तो आप उसे एन से दिखाओगे। क्या दिखाओगे? एन से। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, आप इसे दिखाना है एन से। क्या किससे दिखाओगे? एन से। और एक ऐसा होता है सेट का कर रहे हैं, सेट के फॉर्म में लिखोगे तो ये कैसा होगा? ऐसे दिखेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर पूर्ण संख्या का समुच्चय है तब उसे किससे दिखाओगे? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो आप इसे दिखाओगे W से। किससे दिखाना है? W से दिखाना है। ठीक है, अगर पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो तो आप उसे दिखाओगे I से या Z से। अब पूर्णांक देखो, ये दोनों कहाँ से सब आ रहा है? देखो n कहाँ से है? प्राकृत का इंग्लिश होता है नेचुरल, नेचुरल का फर्स्ट लेटर होता है n, वहां से ना है। और पूर्ण का इंग्लिश होता है होल, और होल में फर्स्ट लेटर होता है W, और W वहां से है। पूर्णांक का होता है इंटीजर, और इंटीजर का फर्स्ट लेटर है I, और एक Z है, तो आप इसे I से दिखाओगे। अगर मान लो कि समुच्चय जो परिमेय का है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो आप इसे दिखाना है Q से। क्या इससे दिखाना है? Q से। अगर फॉर एग्जाम्पल आ जाए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आप इसे दिखाओगे R से। किससे दिखाना है? और वास्तविक का जो इंग्लिश होता है ना, रियल होता है, तो रियल का फर्स्ट लेटर R है, तो आप इसे R से दिखाओगे। अब अगर मान लो कि अपरिमेय संख्या आ जाए, अपरिमेय संख्या आ जाए, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आ जाए, तो आप इसे किस प्रकार से नोटेशन दोगे? तो ध्यान से देखना, वास्तविक संख्या के अंदर क्या होता है? परिमेय होता है और अपरिमेय होता है। अगर हमें अपरिमेय निकालना है तो अगर वास्तविक संख्या में से अगर R को खत्म कर दें, R घटा दें, तो बचेगा ना अपरिमेय। अगर वास्तविक संख्या में ले परिमेय को ले जाए, परिमेय को ले जाए भाई, तो बचेगा ना अपरिमेय, तो R माइनस क्यू, तो R माइनस क्यू, R माइनस क्यू। अगर धन पूर्णांक आ जाए, पूर्णांक तो बट पॉजिटिव आ जाए, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो आप इसे कुछ करना नहीं है, बस खाली Z पे प्लस लगा दो या I पे प्लस लगा दो, सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अगर मान लो कि परिमेय आ जाए, धन परिमेय, धन परिमेय,
धन परिमेय, तो सीधा खाली क्यू पे प्लस कर दो, सीधा क्यू पे प्लस कर दो। अगर धन वास्तविक संख्या आ जाए, धन वास्तविक संख्या आ जाए, धन वास्तविक संख्या आ जाए तो सीधा कुछ करना ही नहीं है, बस खाली आर पे प्लस कर दो। अरे जो वास्तविक है आर है, खाली धन करना है तो प्लस कर दो, पॉजिटिव की बात कर रहा है बस। तो आपको बस खाली एक नोटेशन और सिंबल पता होना चाहिए ताकि हमें क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जब आप स्टडी कर रहे हो ना तो लिखते लिखते स्टडी करो, आप स्क्रीनशॉट मत यूज करना। आप ये नहीं सोच कर कि अभी स्क्रीनशॉट ले लें बाद में लिखेंगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लिखो, देखो, समझो, अभी काम करना है, कुछ भी काम बाद में काम नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसे नोट्स कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो बढ़ते हैं आगे।